हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों चले ई पीएफओ का पेपर चल रही है। आज हमारे पास ई पीएफओ का क्वेश्चन आया है। चलिए क्या क्या क्वेश्चन है उसे देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पेपर आ रहा है और किस तरह से हमें आगे की तैयारी रखनी है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जैसे ई पीएफओ आज है 23 अगस्त, और 23 अगस्त को ई पीएफओ चल रहा है ना। उसमें क्वेश्चन क्या 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 पूछे गए, चलो देखते हैं। पहले जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि किस टीम ने अभी तक विश्व कप नहीं जीता। ठीक है, T20। उस दिन परसों के क्वेश्चन में थे, आपको याद होगा कि किस टीम ने अभी तक आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं जीता था। तो आईसीसी वर्ल्ड कप में जहाँ पे आंसर था वहां पर था हमारा था साउथ अफ्रीका था। ठीक है, बट यहाँ पे जो है हमारा आंसर होगा T20 वाला। तो उसमें कौन सा होगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, न्यूजीलैंड। ठीक है, क्या न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम कीवी भी बोलते हैं, आपको पता होगा। चलो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूछा कि कौन सी टीम ने कभी भी T20 विश्व कप वर्ल्ड कप नहीं जीता। इसमें न्यूजीलैंड हो गया। और जैसे मैंने कहा था उस दिन जो पूछा गया था वो आईसीसी वर्ल्ड कप था कि किसने नहीं जीता है, तो उसमें हमारा था साउथ अफ्रीका था। ठीक है, इसमें है ना। चलिए, इसमें सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 5 बार, भारत ने 2 बार जीता है, श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने और इंग्लैंड ने एक एक बार जीता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि खेलो यूथ इंडिया गेम्स में किस राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये हरियाणा को हुआ था। 31 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पे हुए थे प्राप्त। ठीक है, किसको हुआ था, हरियाणा को। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 11 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा था ये। ठीक है, अगली जो क्वेश्चन है वो पूछा गया कि कॉपेन वर्गीकरण के अनुसार बी का अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ होता है एरिड, यानी शुष्क होता है। ठीक है, चलो विवरण कॉपेन ने जलवायु के 5 समूह, ए यानी उष्णकटिबंधीय, बी यानी शुष्क, ठीक है, सी शीतोष्ण, डी महाद्वीपीय शीतल हिमवन, और ई जो है ध्रुवीय, यानी 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें 4 तापमान के आधार पर जबकि 1 वर्षन के आधार पर है। बड़े अक्षर ए सी डी और ई आर्द्र जलवायु को, और बी जो है शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। एक क्वेश्चन है ये अग्निवीर। अग्निवीर के बारे में तो सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि अग्निवीर जो योजना है उसके तहत जिसका सिलेक्शन होगा उसको कितने साल के लिए रखा जाएगा। उसका कितना है, 4 वर्ष। 4 वर्ष तक वो जॉब कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें और क्या क्या बातें हुई थी अग्निवीर वाले में, आप लोगों को पता होगा कि 4 वर्ष तक, ठीक है, क्या क्या हुई थी कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा वो 4 वर्ष तक कार्यकाल तक रहेंगे। 4 वर्ष खत्म करने के बाद जो 25% होंगे वो जो एलिजिबल होंगे, जो उस समय तक सही होंगे, उनको रखा जाएगा। बाकी 75% को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा यहाँ से। जिसमें से बात हो गई थी 75% में कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोग रख लेंगे, और जो यहाँ पे नहीं रह पाएंगे उन्हें सरकार कितना 15 लाख रुपया देगी, है ना। कितना देगी, 15 लाख देगी, और साथ साथ उसको बोलेगी 15 लाख लगे अब बिजनेस करो। ये था एग्रीमेंट। ठीक है अगली क्वेश्चन आए थे कि प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं नारा किसने दिया था। तो ये दिया था मैसाचुसेट्स ने। ठीक है, अगली जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, देखो। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, पूछा। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा हुआ है। तो ये हुआ था किसके, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना की, और उन्हें जो है शारदित्य भी कहा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, गुप्त वंश के कुमार शासक जो थे कुमारगुप्त के शासन के दौरान निर्मित हुए थे। महायान भिक्षुआ अशनागा और वसुबंधु ने कहा कि 400 से 500 ईस्वी में नालंदा मिला था। चीनी यात्री जो वेन सांग था वह हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन जो है किया है। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया। ठीक है, चलो अगली है, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। ठीक है, और पूछा जाए कि किसने पुनर्जीवित किया, तो वो होगा धर्मपाल ने। उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक भी थे। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन था, नाटो की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो नाटो की आधिकारिक भाषा फ्रेंच और इंग्लिश। नाटो के जो सदस्य होते हैं उससे ज्यादातर देश इस तरह से हैं जहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश यूज होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, खरीफ फसल को कौन सा महीना बोया जाता है। खरीफ फसल को बोया जाता है जून जुलाई के टाइम में। ठीक है, खरीफ यानी ठीक है जून जुलाई के टाइम में बोया जाता है। उनकी फसल का मौसम जून से शुरू होता है और अक्टूबर में समाप्त हो जाता है। इन फसलों को वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोया जाता है। इसमें चावल, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि हैं। खरीफ फसलें हैं सभी। ठीक है, रबी फसल या रबी फसल जो है कृषि फसलें जो सर्दियों में बोई जाती है और भारत में वसंत ऋतु में काटी जाती है। ठीक है, रबी फसलों के कुछ उदाहरण क्या क्या है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और अलसी। एक है जायद मौसम, यह खरीफ और रबी मौसम के बीच एक छोटा सा मौसम है। इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं, हम जायद फसल कहा जाता है। जैसे कद्दू, खीरा, तरबूज, करेला आदि सभी जायद फसल प्रकार की फसलें आते हैं।
एक क्वेश्चन आया था कि हिरोशिमा पर बम गिराया था, है ना, हिरोशिमा पर बम जो गिराया था, ओके, इसके बारे में। तो 6 अगस्त 1945 का, वो 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम गिरा दिया था। यह बम जो है लिटिल बॉय, उस बम को जो है लिटिल बॉय के रूप में जाना जाता है ना। यह एक यूरोपियन बंदूक बम प्रकार बम था जिसने लगभग 13 किलोटन बल के साथ विस्फोट किया था। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा बम गिरा दिया। ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन रहते हैं कि कब, तो याद रखना 6 अगस्त 1945 को ठीक है हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को नागासाकी पर, दोनों जापान का ही क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन है कि चीन ने हांगकांग को कब फ्री यानी कब रिहा कर दिया था। वो समय था 1 जुलाई 1997। एक क्वेश्चन है कि मेघालय का क्या है राजकीय पशु, क्या है राजकीय पक्षी क्या है। तो मेघालय का राजकीय पक्षी जो है पहाड़ी मैना है। मेघालय की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, गारो और खासी। राजधानी जो है यहाँ से शिलोंग है। राजकीय पशु धूमिल तेंदुआ। राजकीय जो मैना है वह है पहाड़ी मैना। राजकीय पशु जो है धूमिल तेंदुआ, ठीक है। राजकीय पेड़ है सफेद सागौन। राजकीय फूल है लेडी स्पिलर ऑर्किड। एक क्वेश्चन आई थी कि जापान ने ओलंपिक में पहली बार कब, जापान ने जो है ओलंपिक में पहली बार कब आयोजित किया गया था, नहीं कब भाग लिया था। 1912 में। टोक्यो ने 1964 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की, जिससे 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर वो बन गया टोक्यो, ठीक है। अगली क्वेश्चन आते हैं आकाशवाणी से टेलीविजन कब अलग हुआ। आकाशवाणी से टेलीविजन कब अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1976, 1 अप्रैल 1976। 1967 में सलमा सुल्तान ने दूरदर्शन ज्वाइन किया और न्यू एंकर बनी। 1972 से 75 तक दूरदर्शन की पहुंच देश के सिर्फ 7 शहरों में थी, ठीक है। अगली क्वेश्चन है कि पीएम श्रम योगी की प्रवेश आयु कितनी है। पीएम श्रम योगी की प्रवेश आयु है 18 से 40 वर्ष की, ठीक है। इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ उठाने वाले श्रमिक, ईंट भट्टा मजदूर, चर्मकार, यह चमड़ा से जो बनाने वाले जिसे कहते हैं कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खेती मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर, ये सबको इसका रखा गया है। एक क्वेश्चन आए थे वास्को डिगामा भारत की खोज कब किया था, ठीक है। तो वह वास्को डिगामा जो आया था समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचा था, वो पहुंचने वाला पहला वो यूरोपीय था। कहाँ का था वो, यूरोपीय था, ठीक है। वास्को डिगामा 20 मार्च 1498 का 20 मार्च 1498 को कालीकट में भारत आया था, कालीकट के थ्रू, ठीक है। वास्को डिगामा जो है कि आगमन के दौरान कालीकट के राजा कौन थे, समुद्री यानी जमोरिन थे। 29 अगस्त 1498 को वास्को डिगामा कालीकट से रवाना हुआ। 1502 में वास्को डिगामा ने भारत में वापसी की। उन्हें 1524 में वायसराय की उपाधि के साथ भारत के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। 1524 में कोच्चि में वास्को डिगामा की मृत्यु कहाँ हुई। अगर पूछता कहाँ से मृत्यु हुई तो कोच्चि में हुई। कोच्चि कहाँ, केरल में है। कब हुए थे, 1524 में। भारत कब आया था, 1498 में। कहाँ पे आया था, कालीकट। एक आया था कॉप 27 का आयोजन कहाँ हुआ था, कॉप 27 का आयोजन हुआ मिस्र में। तो एक क्वेश्चन आए थे यूएनएफसीसी में सदस्य देश कितने हैं, 197 सदस्य थे। कॉप एक संधि है जिसकी शुरुआत 1994 में हुई थी, ठीक है। वह 1995 में बर्लिन में आयोजित किया गया था। कॉप 2025 है मैड्रिड स्पेन में आयोजित अंतिम सत्र था। 8वीं अनुसूची में एक क्वेश्चन आया था कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है। तो 8वीं सूची में कौन कौन सी भाषा है पहले ये जान लीजिए। कौन सी भाषा नहीं है ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ऑप्शन क्या पूछा गया था, ठीक है। देखते तो भारत के संविधान के 8वीं सूची में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 का 1 और 51 के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। इसमें है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में के 92 संशोधन में, और फिर बंगाली, असमिया, कश्मीरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, सिंधी, उर्दू, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये सब भी है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, इसका करते हैं राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अभी राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है, इसे याद रखेंगे। एक है SLR की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या बैंक का टर्म्स है, ठीक है। बैंक के टर्म्स और से पूछ दिया जाए तो और क्या क्या होता है उससे भी जान लीजिए, क्योंकि तो बैंक के टर्म्स से पूछा है तो क्या क्या होता है वो भी जान लो, ठीक है। चलो SLR तो एक वर्ड हो गया, ठीक है। दूसरा होता है CRR, होता है कैश रिजर्व, इसको रेशियो बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो।
ठीक है, ये जान लो। आपका SLR क्या हुआ, स्टिचरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। और होता है रेपो रेट होता है, ठीक है। रिवर्स होता है, ये सारे बैंक के वर्ड से याद रखना, ठीक है। रिवर्स रेपो, बैंक रेट एक होता है। अगर आपको पूछे कि ये सब वर्ड किससे संबंधित है, आप जरूर बता पाए। बैंक रेट हो गया। फिर जो होता है वो NFT होता है, यानी नेफ्ट। RTGS होता है, ठीक है। चलो, अगली क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील संरचना। इसके बारे में जानना है कि जंग रोधी इस्पात या स्टेनलेस स्टील एक इस्पात है जो वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से कलुष से यानी खराब नहीं होता है। साधारण इस्पात की अपेक्षा ये अधिक ताप भी सह सकता है। इसमें जो है 15 से 20% क्रोमियम, 8 से 10% निकेल तथा साधारण स्टील होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में, जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर आता है? वह है अनुच्छेद 21। जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। एक क्वेश्चन है, मुहाना कौन सी नदी का स्थापना है, ठीक है। साबरमती, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो डेल्टा के वजह मुहाना बनाती है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है किस कारण होता है, ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस कारण से होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा भारत में काफी जुलाई अगस्त में सितंबर में वर्षा होती है, काफी वर्षा होती है, ठीक है। उत्तर पूर्व मानसून, जब हवाएं जमीन से जम्मू की ओर लौटती है तो यह मानसून को पीछे छोड़ देती है। पीछे हटने वाले मानसून को उत्तर पूर्व मानसून भी कहा जाता है। अक्टूबर से दिसंबर को उत्तर पूर्वी मानसून की अवधि के रूप में जाना जाता है। वह दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के साथ होते हैं। तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। एक क्वेश्चन है, मायोपिया किस लेंस से सही होती है? तो मायोपिया जो होती है अवतल लेंस, यानी उपयुक्त शक्ति के अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि संबंधी आंख में छवि रेटिना के सामने बनती है। इसे छवि को रेटिना पर स्थानांतरित करने के लिए अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक है हाइपर मेट्रोपिया को ठीक करने के लिए उत्तम लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगली है कि जीनस किस परिवार से संबंधित होता है? जो जीनस जो होता है वो मानव प्रजाति के सेपियंस से संबंधित है, जिन्हें जीनस होमो में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन है कि मेंडलीफ जो है आवर्त सारणी में कितने तत्व रखे गए? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने तत्व रखे गए? वह है 63 तत्व, 63। 1869 में 63 तत्वों का आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया। उस आवर्त सारणी को मेंडलीफ आवर्त सारणी भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हमारे आज कर रहे हैं ईपीएफओ का। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन मिलता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।